स्टूडेंट्स, मैं दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म सिग्मा डिफेंस क्लास में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हाल ही में बजट आया है, तो बजट में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है बजट से। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें बजट को डिस्कस करना है और एग्जैक्टली बजट होता क्या है और बजट के बारे में हमारे किस आर्टिकल में या कहीं कहीं संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वैसे तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे एग्जैक्टली बजट क्या है, बट एक बेसिक सी नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बजट एग्जैक्टली होता क्या है, तो कहीं पर भी हमें बजट के बारे में कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। इस नाम से तो कहीं नहीं है कि बजट के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ते हैं। हाँ, एक वर्ड है आपका जो है बजट, वो अलग है, और एक होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस नाम से आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 112, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम पढ़ते हैं आर्टिकल 112 में, और नॉट एग्जैक्टली बजट वर्ड वहां एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या हम बजट के बारे में कभी कहीं पर पढ़ते हैं, तो ये जो वर्ड है ना आपका बजट, इसके बारे में हमारे बजट के बारे में कहीं पर भी कोई जो है उल्लेख नहीं मिलता है। इसको हम पढ़ते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, जिसे हम 112 में पढ़ते हैं। आर्टिकल आपका 112 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्टली ये होता क्या है, तो बजट की अगर मैं बात करूं, हमारी गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू जो मिल रहा है, ठीक है, एक्सपेंस कहाँ कर रही है, कहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, कहाँ एक्सपेंस कर रही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होंगे, कहाँ किए जा रहे हैं, साथ ही में जो टैक्स है वो कहाँ इंपोर्ट किए गए हैं, टैक्स से कहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज हैं, एग्जैक्टली क्या क्या पॉलिसी जो है हमारी होने वाली है नेक्स्ट अगले ईयर के लिए, तो ये कुछ चीजें हमें एग्जैक्टली पता चलती हैं इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये आपका रहा बजट के बारे में। बजट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, तो एक जो है बैग हुआ करता था, चमड़े का थैला, ठीक है, जिसमें पहले जब हमारा बजट पेपरलेस हुआ करता था, तो पेपर में जो हमने जो चीजें मेंशन की है, एग्जैक्टली ऑब्वियसली आपका पेपर में बहुत सारी चीजें मेंशन है, तो उसको रखने के लिए हमें ब्रीफ केस कहें या बैग कहें, वो हम यूज करते थे, और वो हुआ करता था चमड़े का, तो उसी को नाम दे दिया गया बजट। ठीक है, बट एग्जैक्टली होता क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस बार जो बजट हमारा आया है उसके बारे में बात करते हैं, तो पहली बात ये किन्होंने जो है बजट पेश किया, तो निर्मला सीतारमण जी हो जाती हैं, जो कि हमारी क्या है फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने जो है ये 7वें नंबर का उनका बजट था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7वें नंबर का उनका फुली बजट था ये। अब नई गवर्नमेंट आई है, ऑब्वियसली अभी बजट पेश किया गया है। इससे पहले जो बजट आया था, हर साल अगर हम बजट देखें 1 फरवरी को आपका बजट आता है, बट वो बजट इस बार जो है इन टर्म बजट उसको हम कहेंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। एक वर्ड होता है आपका इन टर्म बजट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कि शॉर्ट टाइम के लिए आए, है ना। इसका टाइम एग्जैक्टली अगर देखें तो 1 फरवरी से लेकर जब तक आपकी नई गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती है, तब तक के लिए कुछ टाइम के लिए आपका एक बजट पास कर दिया जाता है, कुछ महीनों के लिए, उसे कहा जाता है इन टर्म बजट। अभी फुली बजट आया, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अगले साल जो है 31 मार्च तक के लिए हमारा बजट अभी आ चुका है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और साथ ही में जो नई नई हमारी जो पॉलिसीज आई हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, उनके लिए कौन से जो है प्रोविजन है, कितना पैसा, किसको फोकस करते हुए जो है आपका बजट आया है, इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज यहाँ एक चीज आपको देखनी होगी कि अगर हम बात करें इस बार जो हमारा बजट है ना, वो मेनली फोकस करता है यहाँ 4 ग्रुप्स पर। ठीक है, अब वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं, तो पहला यहाँ पुअर हो गए, ठीक है, सॉरी फार्मर हो गए, हमारे फार्मर जो है ना, किसानों की बात की गई है। सेकेंड अगर देखें यहाँ पर हमारा सेकेंड जो ग्रुप है वो पुअर हो गया। ठीक है, थर्ड यहाँ पर यूथ को जो है हम फोकस करेंगे, और फोर्थ है यहाँ पर विमेन। तो इन चारों ग्रुप को फोकस करते हुए हमारी जो भी पॉलिसी, जो भी हमारी स्कीम होगी, इन्हीं चारों पर बेस्ड होंगी। ठीक है, पहला फार्मर, सेकेंड पुअर क्लास जो है, थर्ड यहाँ यूथ की बात की जा रही है, फोर्थ यहाँ पर विमेन्स को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इन पर फोकस आपकी क्या होंगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आएगी, इन्हीं पर फोकस्ड होगी। इसके अलावा बजट की थीम भी रही है। थीम को अगर देखें कि थीम क्या रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थीम में अगर हम देखें तो इन चारों ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो हमारी पॉलिसीज इन 4 थीम पर होगी। जैसे कि बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट की, हमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, रोजगार बढ़ाना है। सेकेंड यहाँ स्किल्स की बात की जा रही है, थर्ड एमएसएमई को फोकस किया जाएगा, और फोर्थ है यहाँ मिडिल क्लास।
4 ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट, 4 थीम में वेरी इंपॉर्टेंट थीम से पूछ सकता है कि हमारे जो इस बार का बजट आया था उसमें 4 जो थीम रही एग्जैक्टली उनमें कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। तो ये 4 थीम और 4 ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सरकार की जो है जो पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हम बात करते हैं रेवेन्यू की और एक्सपेंडिचर की जो बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमें पैसा मिलता है वो कहाँ से हमें रुपीस प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हमें लोन से मिलता है, जो गवर्नमेंट हमारी लोन लेती है उससे सबसे ज्यादा पैसा हमें मिलता है, ठीक है। फर्स्ट पर ये हो गया 27% हमें लोन मिलता है। सेकेंड अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा सेकेंड पर आता है जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है इससे 18% हमें रुपया मिलता है। थर्ड पर यहाँ पर हमारा कॉर्पोरेट जो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है ये आपका थर्ड पर हो गया, इससे 17% रुपया हमें मिलता है। उसके अगर देखें इनकम टैक्स, ठीक है, तो यहाँ सेकंड पर हम इनकम टैक्स को रखेंगे क्योंकि 27% बोरिंग्स और लाइबिलिटीज हो जाती है कि गवर्नमेंट को अपने आगे पॉलिसीज चलाने के लिए गवर्नमेंट चलाने के ऑब्वियसली लोन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां से हमें 27% मिला पैसा। उसके बाद जो इनकम टैक्स है इसको हम सेकंड पर रखेंगे क्योंकि इनकम टैक्स से हमें 19% मिल रहा है, ठीक है। जीएसटी की अगर हम बात करें जीएसटी को थर्ड पर रखते हैं, यहाँ से 18% जो है हमें मिलता है पैसा, ठीक है। और फोर्थ पर हमने रख लिया कॉर्पोरेशन टैक्स को। ये था कि पैसा हमें कहाँ से मिला। एक और वर्ड हम देखते हैं पैसा हमारा एग्जैक्टली कहाँ एक्सपेंस हम कर पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो है एग्जैक्टली वो हमारा कहाँ हो रहा है। अब देखो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो पैसा हमारा जाता है वो कहाँ जाता है, जो लोन हमने लिया है ना उस लोन का इंटरेस्ट पे करने में, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट की मैं बात करूं सबसे ज्यादा पैसा यहाँ 19% हमारा लग गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उससे पहले भी सबसे ज्यादा वहां तो 19% है, फर्स्ट पर हम रखेंगे जो हमारा टैक्स शेयर है, ठीक है। जैसे हम स्टेट की बात करें कि स्टेट और गवर्नमेंट कोई टैक्स इंपोज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के द्वारा टैक्स इंपोज किया गया, उसमें जो है एक शेयर होता है गवर्नमेंट का और एक शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। तो वहां पर जो आपका पैसा जा रहा है स्टेट्स को अगर हम शेयर कर रहे हैं तो कोई टैक्स को, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपका 21% चला गया पैसा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 19% हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर थर्ड पर आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेकर आती है 16% पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है अगर देखा जाए 3 इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हो गए जहां पर हमने जाना कि हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा है एग्जैक्टली कहाँ ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस बार जो हमारा बजट आया है उसकी अगर हम बात करें कितना है 48.21, ठीक है, कितने करोड़ रुपए का आया है, तो साइज बिल्कुल याद रखिएगा कितना है 48.21 करोड़ रुपीस का जो है हमारा बजट आया है। इसमें अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से वाले सेक्टर में या कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा हमने एलोकेट किया है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए डिफेंस को दिया गया है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, या फिर नाम ये देकर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा हमने किसको पैसा एलोकेट किया है, या फिर हेल्थ की अगर हम बात करें या हम कितना पैसा एलोकेट किए हैं। तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ ये रहा, ठीक है, 89 to 87 करोड़ रुपीस में है। ये सभी जितना भी अमाउंट होगा सब में करोड़ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन पर कितना कर रहे हैं 1,25,638 करोड़ रुपए है। तो ये आपको जो है पीडीएफ में मिलेगा, आराम से बैठ के पीडीएफ को एक बार रिवाइज कीजिएगा, जरूर पढ़ना है इसको। वीडियो में जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको समझिए और बाद में पीडीएफ से इसको देखिएगा, अपने नोट्स बनाएगा। बाकी क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आपको मैं करंट अफेयर में कवर करा दूंगी। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका 48.21 करोड़ रुपीस जो अमाउंट है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्री को, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ चीजें हमने देखी, जैसे हम बात करें यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम की, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट की स्कीम कुछ पहले चल रही है, कुछ अभी नई हाल ही में चलाई गई है। तो पहले जो चल रही थी उनमें अब कितना पैसा हमने दिया है गवर्नमेंट स्कीम्स में, ठीक है, या कोई नई अगर स्कीम आई है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ पुरानी स्कीम्स हैं जिनको हम देख लेते हैं कि उनमें कितना पैसा एलोकेट किया गया है। जैसे कि हमारी सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो हमारी जो मनरेगा है ना, ठीक है, जो मनरेगा योजना है उसमें पहले पिछले साल हमने 60,000 प्लस जो है पैसा अलॉट किया था। इस बार हमने इसको बढ़ाया अमाउंट को और 86,000 करोड़ रुपीस कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें वहां 840 पिछले साल था और अभी हमने 1200 कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 442 जो है यहाँ पर पिछले साल था, इस बार
228 करोड़ रुपए यहाँ पर हमने दिया है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी काफी अच्छा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है कि 2143 जो है ये हम एलोकेट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए और हमारे कौन कौन से सेक्टर हैं, तो यहाँ पर अगर देखें आगे जो है बढ़ते हैं, आगे आप देख पाएंगे तो यहाँ पर अगला जो सेक्टर है जहां पर हमने सोलर प्रोजेक्ट की बात करें, सोलर प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो जो ग्रिड लगाए जाते हैं सोलर पैनल, अभी पीएम सूर्य घर योजना भी चलाई गई है, तो उसी के तहत अगर देखें तो पिछला जो टाइम था उसमें हमने 49 समथिंग जो है 4900 समथिंग हमने एलोकेट किया था करोड़ में। इस बार कितना है, 10,000 करोड़ रुपीस जो है इस बार फाइनेंशियल ईयर में हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले 3000 के आसपास हुआ करता था, इस बार जो है अप्रॉक्स 6900 करोड़ रुपीस जो है इसमें हमने इन्वेस्ट करने की बात की है। अगर एलपीजी की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल जो हमारा बजट था उसमें 180 जो है पिछली बार हमने लोकेट किए थे, इस बार जो है हमने यहाँ पर 1500 किया है। इसके बाद अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आईडीआई स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ 1300 से अभी हम 3800 के आसपास जो है यहाँ पर पैसा इसके लिए एलोकेट किया गया है। तो ये कुछ हमारी गवर्नमेंट स्कीम थी। अब जो है बात करेंगे कि जो हमारी कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो क्या क्या है, तो उनको जानने से पहले थोड़ा सा जो है जानते हैं कुछ चीजों को कि अगर मैं बात करूं, आप लोग सुनते होंगे ना करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में पढ़ रहे होंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे होंगे, तो ये वर्ड्स जो है आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक बार इनको देख लिया जाए कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐसे समझेंगे कि हमने क्या किया, मान लो इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, तो ये इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया ने चाइना के साथ जो है कोई ट्रेड स्टार्ट किया। अब इंडिया ने इसको बेचा था कोई सामान 100 रुपए में, ठीक है, कोई सामान हमने 100 रुपए में बेचा है, लेकिन चाइना से हमने खरीदा है 200 रुपए में, तो हमें तो 200 का लॉस हो गया। मतलब अगर देखा जाए इन शब्दों को हम कैसे समझ सकते हैं, बेचने को हम कहेंगे कि हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया चाइना के साथ, इसका अमाउंट हमारा कम है, और हमने जो इंपोर्ट किया है वो हमने ज्यादा कर लिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा डेफिसिट है, मतलब हमें घाटा हो गया। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर ये वाला हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट हमारा कम हो जाए, मतलब हम दूसरों को बेचे ज्यादा चीजें और खरीदे कम, तो ये हमारा सरप्लस में जाएगा, है ना, हमें प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर सिचुएशन उल्टी है कि चाइना से हम जो है खरीद ज्यादा रहे हैं, उसको बेच कम रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से डेफिसिट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहा करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर देखें यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या है, तो डेफिसिट ऑब्वियसली हमारा कम होना चाहिए, तो यहाँ ये डिक्रीज हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पर ग्राफ क्या है आपका, तो 2021 में हमारा ग्राफ जो है काफी ऊपर था, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन थी, तो हमारी डिपेंडेंसी अदर बाकी कंट्रीज पर ज्यादा थी। अब ये धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभी ये घट रहा है हमारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और हम जो है नाम सुनते हैं फिजिकल डेफिसिट का, उसको और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट वो वाली सिचुएशन है कि हमारा जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू में से हमने जितना हमें मिला है, ठीक है, रिसिप्ट या कहें रेवेन्यू कहें, वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रखा है, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमें हर सिचुएशन में घाटा हो रहा है, तो रेवेन्यू हमारा कम है, ठीक है, हमारी प्राप्तियां क्या है, कम है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। एक्सपेंडिचर में याद रखिएगा यहाँ पर हम बोरिंग्स नहीं रखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो लोन वगैरह ले रखे हैं उनको अलग रखेंगे, बोरिंग्स को अलग रखेंगे, उधारी को अलग रखेंगे, तो यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू हमारा कम हो, तो इस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अभी अगर देखें तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर में कितना है, 5.6% है, जिसे हम लेकर आने वाले हैं 4% के आसपास, तो मतलब इंडिया की सिचुएशन क्या है, अभी ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ इन्फ्लेशन की, अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन को भी हमें टारगेट करना है 4% के आसपास, तो अभी हम 5.4 पर हैं। तो बाकी अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो हमारी सिचुएशन महंगाई में भी ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में भी ठीक है, मतलब अभी हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, ठीक है। आईएमएफ के अनुसार हमने देखा था, अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.8 से उन्होंने 7% कर दिया है। इस बार अगर आरबीआई के अनुसार चले तो आरबीआई ने भी हमारा जो इस बार जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है 24-25 के लिए,
वो 6.8 से 7% कर दिया है, ठीक है, सॉरी 6.5 से 7% रखा है, इसके बीच में रहेगा आरबीआई के अनुसार। और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने अपना 7% कर दिया है, पहले 6 अज्यूम किया था, ठीक है। अगर हम देखें, किसको देखें, यहाँ पर हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको अगर देख लें, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी कितना है हमारा, तो इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छी सिचुएशन में है, यहाँ अगर देखें तो अच्छी सिचुएशन में है। और हमारा जो नेक्स्ट ईयर के लिए रहने वाला है तो 6.5 से IMF के अनुसार है। और आरबीआई ने रखा है कितना, 6.5 से 7%, ठीक है। और पिछले साल की अगर हम बात करें, जो लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर था 23-24 वाला, उसमें हमारा कितना था, 8.2% था। मतलब ओवरऑल सिचुएशन हमारी अच्छी है। ये थोड़ा सा बताया गया है कि हमारी पिछली सिचुएशन क्या है और आगे के लिए हमने टारगेट क्या रखे हैं, ठीक है। एक आप देख रहे होंगे एनपीए, ठीक है, आप एनपीए देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली एनपीए होता क्या है। यहाँ पर देखेंगे डिक्लाइन द एनपीए, ठीक है। एनपीए की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, ठीक है, बैंक से किसी से लोन लिया और लोन को आप 90 दिन के अंदर, ठीक है, लोन की अगर हम बात करें 90 डेज के बीच में जो है आपने क्या उसको वापस नहीं किया, ना तो इंटरेस्ट पे किया उस पर और ना ही लोन को आप वापस कर पाए, तो इससे क्या हुआ, बैंक को हो गया लॉस। तो बैंक उस चीज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शामिल कर देगा उस लोन को, क्योंकि उससे हो रहा है लॉस, ठीक है। तो अब हमारा एनपीए जितना कम होगा, है ना, अगर देखा जाए तो हमारा ये डिक्रीज हो रहा है कि 2024 की अगर हम बात करें मार्च की, तो सिचुएशन हमारी काफी सही है। जितना डिक्रीज होगा मतलब हमारे पास एनपीए कम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है। और अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले 2018 में अगर देखें तो यहाँ पर जो है हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ गया था। अभी कितना है, तो अभी तो बहुत सही सिचुएशन में है। अगर 4% देखें तो यहाँ पर पहले 12% था 2018 में, फिर उसके बाद 21 की अगर हम बात करें 8% के आसपास था, अभी 4% के आसपास हमारा एनपीए है, मतलब सही सिचुएशन में हम हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है उनमें जो है हमने 4 सेक्टर देखे पहले, ठीक है, कि 4 जो हमारी थीम है वो देख ली, 4 ग्रुप हमने देखे, किन किन ग्रुप पर फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए फैक्ट्स मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जो आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए जो है यहाँ पर कुछ स्कीम आई है, नेचुरल फार्मिंग को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, कि नेचुरल फार्मिंग के लिए जो है हम कुछ चीजें लाने वाले हैं। लाइक कि नेचुरल फार्मिंग को लेकर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 1 करोड़ फार्मर्स को हम क्या करेंगे, उनको जो है कुछ फैसिलिटीज देंगे और उनका फोकस रहेगा नेचुरल फार्मिंग पर, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए बात की जा रही है, 1 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। और इसके लिए जो है 10,000 नीडेड बेस्ड बायो इनपुट्स रिसोर्सेज सेंटर जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर श्रिम्प और प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि किसके थ्रू फैसिलिटेट होंगे, ये नाबार्ड यहाँ पर हेल्प करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अब और अगर हम बात करें, यहाँ बात की जा रही है जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। 3 साल के लिए जो है 400 डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वे किया जाएगा और 3 साल के लिए जो है यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े इसमें जो है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूथ को लेकर थोड़ा सा देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट और स्किल की जो बात की जाती है वहां पर क्या प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्कीम्स लाई गई हैं, उनको देखते हैं स्कीम क्या है। तो यहाँ स्कीम 1 की अगर हम बात करें, स्कीम ए फर्स्ट टाइमर, पहली बार जो कि यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर्स में जॉब के लिए कोई जा रहा है तो उनके लिए कुछ प्रोविजन किए गए। मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है, 1 लाख से कम है, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी है, ठीक है, कितनी 50,000 आपकी सैलरी है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 15,000 रुपए देगी पहली सैलरी के टाइम पर। 15,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इससे कितने बेनिफिशियरीज को फायदा होने वाला है, 210 लाख बेनिफिशियरीज यूथ को जो है इससे फायदा होगा। स्कीम बी की मैं बात करूं तो स्कीम बी क्या कहती है, तो स्कीम बी ये कहती है, एक सेकेंड दीजिएगा आप मुझे, स्कीम बी क्या कह रही है, तो स्कीम बी में ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, पहले उनको लिंक किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। स्कीम बी किसको रिलेट करती है, तो यहाँ पहले ए वाली फर्स्ट टाइमर को थी, बी वाली जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है। यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि एम्प्लॉयर जो है वो पहले तो इंसेंटिव मिलेगा दोनों को, एम्प्लॉयर को, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर फॉर ईपीएफ को कंट्रीब्यूशन इन स्पेसिफाइड सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, और इससे 30 लाख लोगों को जो है 30 लाख यूथ को फायदा होने वाला है,
ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली जो है वो सपोर्ट करेगी एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो कि एम्प्लॉयज के फंड, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें जितना कंट्रीब्यूशन देता है 2 साल तक उसका कंट्रीब्यूशन को रिफंड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयर को जो भी कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है किसके, एम्प्लॉय की अकाउंट में, उस कंट्रीब्यूशन को रिफंड करेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को। ये एम्प्लॉय को टारगेट करते हुए स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा विमेन्स के लिए यहाँ पर जो है कुछ बात की गई है कि जो कुछ महिलाएं अदर स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से आकर कहीं पर रहती हैं, उनके लिए हम हॉस्टल्स की जो है फैसिलिटी देंगे। अगर किसी का बच्चा है तो उसके लिए क्रेंच की सुविधा हम देने वाले हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर, यहाँ स्किलिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है। स्किलिंग प्रोग्राम में अगर हम देखें यहाँ क्या कहा गया है, तो स्किलिंग प्रोग्राम में 20 लाख यूथ को जो है 5 साल के अंदर जो है क्या किया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है अपग्रेड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोर्सेज जो है, कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन अलाइन एज पर स्किल नीडेड ऑफ इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्रीज में नीड है वो आपको जो है अब आगे स्किल आपके अंदर डेवलप किए जाएंगे। तो ये यूथ को लेकर था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीजें देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ ये थोड़ा सा बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की। अब देखो कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो है हमारे पास रिसोर्सेज तो है बट वहां भी डेवलपमेंट उतना नहीं है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले, जो नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्टर्न वाले, जो नॉर्थ इंडिया में ही ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे कि बात करें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है थोड़ी सी अभी पिछड़ी हुई है बाकी सबसे अगर देखा जाए, क्योंकि रिसोर्सेज होते हुए भी बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इनको फोकस किया जाएगा, ठीक है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3 लाख करोड़ जो है स्कीम बेनिफिशरीज जो कि गर्ल और विमेन्स को जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ स्कीम्स आएंगी, 3 लाख करोड़ यहाँ जो है महिलाएं और जो है जो लड़कियां हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम जो है यहाँ पर अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इंप्रूव की जाएंगी ट्राइबल्स की, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी यहाँ पर एक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें कवर किया जाएगा 63,000 विलेजेस को, 5 करोड़ बेनिफिशियरी जो है इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 100 ब्रांचेस किसकी खोले जाएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है ये जल्दी ही सेटअप होंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मतलब आंध्र प्रदेश, सॉरी आपका आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल किया गया है, बिल्कुल। बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन वाले रीजन की बात की गई है जहां पर 3 लाख से ज्यादा 3 लाख करोड़ जो आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, जिनका लाभ मिलेगा महिला और लड़कियों को, ठीक है। 63,000 विलेजेस को जो है बेनिफिशरीज बनाया गया है। 5 करोड़ जो है ट्राइब्स को लेकर जो है यहाँ टारगेट किया गया है। एक योजना आएगी आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। और ये पोस्ट पेमेंट बैंक आपका लाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की बात की गई है, तो यहाँ पर इंटर्नशिप की बात की जा रही है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अब इसमें क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स हमको देखने हैं, है ना, सब कुछ नहीं पूछेगा, एक एक चीज को नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी किनको, इंटर्नशिप के लिए 500 कंपनीज जो हैं, 1 करोड़ यूथ को अगले 5 साल के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इंटर्नशिप उनको दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अलाउंसेस भी दिए जाएंगे 5,000 पर मंथ। इसके अलावा जो है यहाँ पर आगे बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पर बात की गई है। तो अगला जो फैक्टर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है अर्बन डेवलपमेंट की। अर्बन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें यहाँ पर काफी अच्छी की गई हैं। जैसे कि बात करें वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया है। कोई महिला क्या करना चाहती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है तो स्टैंप ड्यूटी जो होती है उसको कम किया गया, रिड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट मार्केट्स को बढ़ावा देने के लिए जो है हार्ट्स का यूज किया जाएगा, मतलब हार्ट्स लगाए जाएंगे वीकली, जो है 100 हार्ट्स जो है आपके लगाए जाएंगे। उसके बाद जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा कि आपके आसपास जो एरिया डेवलप नहीं है तो वहां पर आपको फैसिलिटीज मिल पाए, जो डेवलप्ड एरिया में फैसिलिटीज हैं वो आपके अपने आसपास के एरिया में मिल पाए, इसलिए जो है आपका शुरू किया जाएगा। और वाटर मैनेजमेंट की बात यहाँ पर की गई है, जिनमें हम टारगेट करेंगे 100 लार्ज सिटीज को, ठीक है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर एक योजना की बात की जा रही है, पीएम आवास हाउसिंग नीड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीएम आवास योजना 2.0 की बात की गई है। 1 करोड़ जो है नीड्स जो जिनको है भी अर्बन पुअर है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनको जो है हम इन्वेस्टमेंट के लिए इनको 10 लाख करोड़ रुपए का यहाँ प्रोविजन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे कुछ प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है किसकी,
थोड़ा सा एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जा रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा आपका पीएम योजना जो आई है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें क्या टारगेट किया गया है, 1 करोड़ जो है घर होंगे जिन पर हम सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था। ये योजना आपकी कब आई थी, तो ये आपकी 19 फरवरी 2024 की योजना है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कुछ पैसे अलोकेट किए गए हैं, पैसे फंड यहाँ दिया गया है और इसके बारे में बजट में प्रोविजन किया गया है। 300 यूनिट यहाँ आपको फ्री बिजली मिलेगी एवरी मंथ। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1.28 करोड़ जो है ये आपका पैसा अलॉट किया गया है। कितने जो है यहाँ 14 लाख एप्लीकेंट जो है यहाँ पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर पैसे की बात की गई है, 1.28 करोड़ जो है और अलोकेट किया गया है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ फ्री ऑब्टेन करेंगे और 300 यूनिट्स आपको हर मंथ फ्री मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगले हम बात करें यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ बातें की गई हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ जो है जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का 3.4% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और उसके लिए जो है प्रोविजन किया गया है 11,11,111 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसके बाद जो है आगे भी बात की गई है 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका जो पीएमजीएसवाई योजना है उसका फेज 4 जो है आपका, उसके लिए कनेक्टिविटी की बात की गई है। 25,000 रूरल हैबिटेशन की कनेक्टिविटी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। चल आगे आते हैं, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर और चीजों की तो यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जैसे कि हम बात करें क्या कहा गया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है, वैसे ही अभी आपका विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जैसे काशी विश्वनाथ है। इसके अलावा जो है यहाँ राजगीर को जो है, जहां राजगीर की अगर हम बात करें जो कि तीनों धर्मों को लेकर, हिंदू बुद्ध और जैनिज्म को लेकर तीनों धर्मों का अपने आप में इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसको भी डेवलप किया जाएगा। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसको टूरिस्ट सेंटर के जो है रूप में इसको आगे जो है बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ पर और जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा जो कि हमारा अपने आप में अगर देखा जाए यहाँ की जो ब्यूटी है, अगर देखा जाए टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेचुरल लैंडस्केप है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको जो है अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा उड़ीसा को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे कुछ और चीजें अगर इसमें देखें तो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें जो है क्या किया गया है कि जो नए नए स्टार्टअप्स है ना जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस इकोनॉमी में जो है अपने आप को अभी क्या चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको लेकर जो है कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि स्पेस इकोनॉमी में अगर कोई नया स्टार्टअप अपने आप को इन्वेस्ट कराना चाहता है, मतलब उसने अपना स्टार्टअप किया है स्टार्ट और इन्वेस्टमेंट उसको जो है कराना है, तो बिल्कुल यहाँ पर कितना किया गया है प्रोविजन, 1,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ प्रोविजन किया गया है अगर कोई जो है स्टार्टअप इस वाले फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है तो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे अगले प्रोविजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन की बात की गई है जो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री है, डिजिटेशन ऑफ जो है कैडेस्ट्रल मैप्स की बात की जा रही है। तो वही वाला है कि अगर जो है आप कहीं पर लैंड खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्री प्रॉपर्ली होनी चाहिए, एक जो है एक मैप भी आपका जो है डिजिटली मैप भी होगा, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस यहाँ किए गए हैं, तो इससे उतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं क्लास में भी समझाते हुए चलूंगी। अब आते हैं थोड़ा सा टैक्स प्रपोजल पर, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है। तो यहाँ अगर हम देखें जो हमारा इनकम टैक्स जो आपका रिव्यू है, ठीक है, रिव्यू करता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसको क्या किया जाएगा, इसमें कुछ प्रोविजन आगे किए जाएंगे, कुछ चेंजेस इसमें किए जाने की संभावना यहाँ पहले ही बता दी गई है कि रिव्यू किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, ठीक है। और देखिए अगर आपको थोड़ा ब्लर दिखे तो डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ को जो है आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज उसका हार्ड कॉपी निकलवा के तो वीडियो को देखते हुए रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ टीडीएस जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है लिटिगेशन एंड अपील की बात की गई है, और इसके अलावा यहाँ पर डीपनिंग द टैक्स बेस की बात की जा रही है। कुछ ऐसे जो है चीजें हैं जहां से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जैसे कि बात करें यहाँ कस्टम ड्यूटी हमारा जो कैंसर की 3 मेडिसिन हैं उन पर पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
है। हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, उनमें से रिड्यूस किया गया 15% उसको कर दिया गया कस्टम ड्यूटी को। कस्टम ड्यूटी होता क्या है कि एग्जैक्टली जैसे हम बात करें, हमने बाहर से इंडिया के बाहर से कोई जो है सामान हमने मंगाया है, अब वो जैसे ही इंडिया की बॉर्डर पर आएगा तो वहां पर जो है हमें एक सीमा शुल्क पे करना होता है, तो उसको जो है अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट से हटाया गया है, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस किया गया कस्टम ड्यूटी सिल्वर और गोल्ड पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर फिशिंग फीड्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ चीजें जो है कम की गई हैं, 5% कम किया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि हमारे 25 क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि भारत में मिलते नहीं है, अदर जो है ऑब्वियसली क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो भारत में नहीं है, तो 25 है जिन पर पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आपके न्यू टैक्स रिजीम की हम बात करें तो यहाँ पर जो है कितना इनकम पर कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें आपकी जो इनकम है वो अगर 0 से 3 लाख के बीच में है तो 0% है, 3 से 7 लाख के बीच में है तो 5% हो जाएगा, ठीक है। 7 to 10 है तो 10% हो जाएगा, 10 to 12 है 15 हो जाएगा, 12 to 15 है तो 20, और 15 लाख से अबव है तो 30% आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, योजनाएं हमने देख ली, ठीक है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए वो मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब जो बचता है, मान लीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड, मान लीजिए भी क्वेश्चन यहाँ पर हम अराइज नहीं कर पाए हैं, तो ये टैक्स से रिलेटेड चीजें थी। क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सेशन होता है हमारा, वहां किस तरीके से आपके क्वेश्चन बजट से बन सकते हैं वो मैं वहां आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको कैसे उसका आंसर जो है देना है, ठीक है। तो ये हमारा बजट का सेशन रहा, आप इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। पीडीएफ निकलवाइए या अपने नोट्स बनाइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट से हर साल क्वेश्चन आता है। तो होपफुली आप लोगों को इस सेशन अच्छा लगे। कोई भी क्वेरी अगर बजट से रिलेटेड आपके दिमाग में आए तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज करंट अफेयर की क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे क्लास में 8 PM पर, अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।